मंत्रा मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग नाहटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ ऑडिट का, और मैं अर्चना जी के द्वारा मिस्टर मनोज भंडारी से मिला था। मैंने अपने मैं जॉब में परेशान था, उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन ली थी, और इन्होंने जो कुछ बताया जॉब चेंज के बारे में और उसकी डेट्स के बारे में, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला। और मैंने एक चीज नोटिस की कि सर काफी डिविजनल चार्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और खासकर नवांशा चार्ट को काफी हद तक एनालाइज करते हैं। तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो मैं सर से पूछना चाहता हूं कि आप नवांशा चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर आप देखते हैं। मंत्रा मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद अनुराग जी। जैसे अनुराग जी मेरे पास आए थे, अर्चना शर्मा मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैंने उनकी कुंडली की जो एनालिसिस की, उसमें जो प्लॉटिंग ऑफ डेट्स की वो कुछ डिविजनल चार्ट्स पे आधारित थी। उसके अनुसार मैंने इनको बताया था कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, यानी कि किस टाइम पे उनको इस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब ऑफर्स इनको आएगी। और इसी प्रकार से मैंने इनको बताया था कि इन डेट्स पे उसके पॉजिटिव रेजोल्यूशंस होंगे और इनको जॉब का ऑफर मिलेगा, जो कि बैंग ऑन थी। वो डेट्स काफी एक्यूरेट थी, और उसका एक्यूरेसी का जो कारण था, वो एक्यूरेसी का जो बेसिक कारण है कि हम डिविजनल चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अनुराग जी, एक बड़ा अपना रेलेवेंट क्वेश्चन है कि नवमांशा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो नवमांशा जो चार्ट है वो कुंडली का नवम अंश है, और कुंडली का नवम अंश का मतलब है कि वो जैसे कुंडली में 30 डिग्री की राशि है, थियोरी ऑफ इक्वल हाउसेस पे कुंडली में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी राशियां हैं उनको भावों को, चूंकि वो थियोरी ऑफ इक्वल हाउसेस पे आधारित है, तो प्रत्येक भाव में पहले से लेकर 12वें भाव तक 30 डिग्री की राशि को पोस्ट कर दिया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एसेंडेंट। एसेंडेंट इज दी राशि विच इज राइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चे के जन्म के समय जो राशि ईस्टर्न होराइजन में उदित होती है, उस राशि को लगन पे डालते हैं। अब इसका जो नवम अंश है, वो इसका मतलब है कि 30 डिग्री की राशि को 3 डिग्री 20 मिनट के 9 नवमांशों में बांटा गया है। जो पहला जो नवमांश है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट पे समाप्त होता है, दूसरा 6 डिग्री 40 मिनट पे, तीसरा 10 डिग्री पे, चौथा 13 डिग्री 20 मिनट पे, पांचवा नवमांश 16 डिग्री 40 मिनट पे, छठा नवमांश 20 डिग्री पे, सातवां नवमांश 23 डिग्री 20 मिनट पे, आठवां नवमांश 26 डिग्री 40 मिनट पे, और नवा नवमांश 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। अब देखिए आपकी जो कुंडली है, ये कुंडली आपके वृष लगन की कुंडली है। इसमें वृष लगन में ये कुंडली ओनली 19 डिग्री एंड 59 मिनट्स का आपका लगन है। इसमें जितनी भी हमारी फायरी साइंस होते हैं 1, 5 और 9, उनमें काउंटिंग एरीज से होती है, और जो अर्धी साइंस हैं 2, 6 और 10, यानी कि वृष, कन्या और मकर, उनमें काउंटिंग शुरू होती है कैप्रिकॉन या मकर राशि से। जो हमारे 3, 7, 11 यानी कि एरी साइंस हैं, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, इनमें काउंटिंग शुरू होती है लिब्रा से। और जो हमारे वाटरी साइंस हैं, जैसे कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, इनके अंदर काउंटिंग कर्क राशि से होती है। तो आपका जैसे 2, 6, 10 का मतलब है आपकी अर्धी साइन आपका बनता है। अर्धी साइन में आपका 19 डिग्री 59 मिनट का आपका नवमांशा है, जो कि छठे नवमांश में पड़ता है। यानी कि हमें इसको जो हम पोस्ट करेंगे, क्योंकि 2, 6, 10 में कैप्रिकॉन से काउंटिंग शुरू होती है, तो कैप्रिकॉन से आपने 6 नवमांशा चलना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब जो आपकी नवमांशा का जो चक्र आएगा, उसमें आपकी जेमिनाई आपका राइज करेगा। ये तो कैलकुलेशंस की बात हो गई। जितने भी एस्ट्रोलॉजी के काफी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये आपको हेल्प करता है सब्जेक्ट को डीपली समझने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको ये हेल्प करता है, और आपको ये समझ में आता है कि नवमांशा में किस प्रकार से कैलकुलेशंस किए जाते हैं और नवमांशा का आधार क्या है।
अब आपको यह समझना है कि नवमांशा से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो अनुराग जी, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि नवमांशा एक वेडिंग चार्ट के रूप में है। वेडिंग चार्ट का मतलब है कि नवमांशा से हमें पता चलता है कि जो भी D1 के अंदर प्रोमिसेस होती हैं या डिनायल्स होते हैं, वो डिनायल्स एंड प्रोमिसेस किस हद तक व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित होंगे, ये बात नवमांशा चक्र बताता है। यानी अगर सपोजिंग आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि अगर किसी के D1 चार्ट में या नेटल चार्ट के अंदर एक प्रॉमिस उसके अंदर आती है कि वो एक IAS अधिकारी बनेगा, लेकिन वो प्रॉमिस उसकी नवमांशा में जाके डिमोलिश हो जाती है, यानी नवमांशा में स्टैंड आउट नहीं करती, तो इसमें क्या होगा कि वो स्टूडेंट 4 अटेम्प्ट में IAS के लिए अपीयर करेगा और वो इंटरव्यू बोर्ड को भी फेस करेगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या उसका सिलेक्शन होगा तो वो इस तरह की सर्विसेज में होगा जिन सर्विसेज को वो ज्वाइन करने में इंक्लाइन नहीं होगा। दूसरे एरियाज में आप देखिए कि अगर D1 चार्ट में या नेटल चार्ट के अंदर किसी के विवाह का योग बनता है, लेकिन वो नवमांशा के अंदर वो स्टैंड आउट नहीं करता, यानी नवमांशा एज ए कॉर्पोरेटिव चार्ट, नवमांशा इस बात को नहीं बताती है कि वो उसका विवाह हो जाएगा या एक सुखी संसार उसका बसेगा, तो क्या होगा कि उसका विवाह की सिचुएशन क्रिएट होंगी, यानी कि आइडेंटिफाई होगा लड़का, उसके साथ में रोका होगा, एंगेजमेंट होगा, या हो सकता है कि वेडिंग हो जाए, लेकिन वो वेडिंग स्टैंड आउट नहीं करेगी या वो एंड्योरिंग नहीं होगी। कुछ समय के बाद में वो टूट जाएगा, या तो वो रोका टूट जाएगा या वो अफेयर टूट जाएगा जिसमें इंटेंट ऑफ वेडलॉक है, या फिर उसका विवाह होकर टूट जाएगा। तो नवमांशा जो है फ्रूट बियरिंग चार्ट कहा जाता है, यानी फलित जो देखा जाता है वो नवमांशा चार्ट से देखा जाता है दशाओं के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है उसे भी समझिए। नवमांशा से एक एस्पेक्ट तो वेडिंग का है, वेडिंग चार्ट है वो, तो इसका मतलब है कि वो जो भी प्रोमिसेस हैं, जो भी डिनायल्स हैं, उनकी वेडिंग करता है। दूसरा, नवमांशा चार्ट से हम एक्सक्लूसिविटी के साथ में आपके स्पाउस और उसके बारे में हम देखते हैं कि आपके स्पाउस का प्रोफाइल क्या होगा, उनके पर्सनालिटी के क्या क्वालिटीज होंगी, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगी, उनकी लाइक्स क्या होंगी, डिसलाइक्स क्या होंगी, उनका एक आपकी वो इकोनॉमिक पार्टनर बनेंगी या नहीं, या वो हाउसवाइफ बनेंगी, या इसी प्रकार से वो सुंदर होंगी, वो आपके मन को भाएंगी, आप उनके मन को भाएंगे, किस तरह के आपके इक्वेशंस होंगे, वो एक शादी को जबरदस्ती का एक सौदा मानेंगी या वो शादी में काफी खुश होंगी। ये सारी बातें हम नवमांशा से देखते हैं। नवमांशा से हम ये भी देखते हैं कि वो सोसाइटी के सामने आपकी वाइफ आपके सामने किस तरह का बिहेव करेंगी, सोसाइटी के सामने आपके प्रति कैसा बिहेव करेंगी, और विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ देयर दी बेडरूम वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी की वाइफ सोसाइटी के सामने ये शो करे कि ये तो मेरे देवता हैं, तो वो भी नवमांशा बता देता है। और अगर वो वहां पे अंडर द 4 वॉल्स अगर वो कहें कि मेरे तो कर्म फूट गए, या मैं तो मतलब यू हैव ए डीमन कैरेक्टर, अगर वो इस तरह की बातें करे, यानी कि बिल्कुल वो विरोधाभासी बात करे, तो वो बात भी नवमांशा पूरी क्लैरिटी के साथ में बता देता है। तो नवमांशा चक्र को जब आप देखते हैं तो आप कोई बात भी विवाह से संबंधित छिपा नहीं सकते। इसी प्रकार का आपके बॉसेस के साथ में आपके जो इक्वेशंस होते हैं, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में आपके इक्वेशंस क्या होते हैं, आप D1 चार्ट आपका, नेटल चार्ट आपका बताता है कि आपको जो फ्रेंड्स मिलते हैं उनके साथ में आपके इक्वेशंस क्या होंगे। और नवमांशा चार्ट ये बताता है कि अगर वो बीविचिंग करें, अगर वो बैकबाइटिंग करें, अगर वो आपको हेल्प ना करें, या आपसे वो धन लेके धन को वापस ना करें, तो वो भी आपका जो है नवमांशा से निकल जाता है। नवमांशा चक्र से ये भी पता चलेगा कि आप जो है किसी के साथ में मैग्नानिमिटी करते हैं, आप किसी के साथ में उदार हृदयता दिखाते हैं, एंड यू लेंड हिम सम मनी, बट वेदर ही इज गोइंग टू रिटर्न दैट मनी टू यू, वो आपको वापस करेंगे या उस पैसे को खा जाएंगे। ये सब बातें नवमांशा आपको क्लैरिटी के साथ में बताते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है वो एक नवमांशा से भाव की कनेक्टिविटी का पता चलता है। यानी कि भाव की कनेक्टिविटी इस तरीके से पता चलती है कि जो राइजिंग साइन है, आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर में सेकंड हाउस राइज करता है, तो सेकंड हाउस धन का हाउस है। अगर वो कुंडली में सेकंड हाउस राइज करेगा तो उसका मतलब कुटुंब और धन, ये दोनों की आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेगी। इसीलिए क्या हुआ है कि आपको एक बहुत अच्छा कुटुंब में आपका जन्म हुआ है। कुटुंब क्या है? कुटुंब की शुरुआत क्या है कि आपके दादा, आपके दादी, आपके पिता, आपकी माता
क्योंकि आपका जन्म एक सीनियर आईएएस अधिकारी के घर में हुआ है, जो कि अपनी सर्विसेज में टॉप लेवल पे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे पहुंचे हैं। इसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट में वो सीनियर सेक्रेटरी के रूप में आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो इस बात को बताता है कि आपको एक यू हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ गुड फैमिली। तो ये सेकंड हाउस से। दूसरा, ये आपके प्रोटेक्टिव नेचर को भी बताता है। इसका मतलब है कि फोरमोस्ट आपके जीवन के अंदर जो बात होगी वो अपने परिवार के प्रति प्रोटेक्शनिज्म होगी। यानी आपके लिए सबसे ज्यादा जो वैल्यू सिस्टम में जो चीजें आएंगी वो आपके माता पिता, क्योंकि एक कुटुंब का भाव है, आपकी पत्नी और आपके बच्चे और आपके भाई, उनके प्रति आपका प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट एटीट्यूड ये रहेगा और ये वैसे वर्षा होगा। इसी प्रकार से देखा जाता है कि जैसे आपका ये जॉब का हाउस है, जॉब के हाउस में जो आपकी राशि पड़ती है वो एक्वेरियस साइन पड़ता है। तो ये एक्वेरियस साइन की कनेक्टिविटी 9th हाउस में आपके 9th हाउस में आ जाती है। यानी 11 नंबर साइन एक्वेरियस आपका 9th हाउस में आ जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी भाव की जो कनेक्टिविटी है वो भाव की कनेक्टिविटी आपकी 10th हाउस की 9th से हो गई। देखिए, इसमें दोनों बातें हो जाती हैं। 9th हाउस से हम देखते हैं चेन ऑफ कमांड। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो चेन ऑफ कमांड मिलेगी तो कभी आप उनके ब्लू आइड बॉयज होंगे। यानी आपको बहुत बार आपको ऐसी स्थितियों में जॉब में दिखाई पड़ेगा कि आपको ऐसे लोगों की पैटर्नेस मिलेगा अपनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी के द्वारा, अपने स्किल सेट्स के द्वारा, अपनी काबिलियत के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा। आपको जो टॉप के जो ब्रास होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको काफी पसंद करेंगे। वहीं पे दूसरी बात यह है, चूंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में लेके जाता है, तो चूंकि शनि थोड़ा टीडियस प्लैनेट है, शनि थोड़ा आइसोलेशन का प्लैनेट है, शनि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप का प्लैनेट है, शनि थोड़ा टफनेस का प्लैनेट है और शनि का संबंध हैवी हैंड से है। तो आपको ऐसे बॉसेस का भी हमेशा ऐसा साथ मिलेगा जो कि बॉसेस थोड़ा हैवी हैंड से आपको ट्रीट करेंगे। यानी कि द काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी डेलीगेटेड टू यू इज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रबल शूटिंग। यानी आपको ऐसे कामों को दिया जाएगा जिन कामों में ट्रबल शूटिंग की जरूरत होगी, जिन कामों में आपको ज्यादा मशक्कत मेहनत की जरूरत होगी। और ये थोड़ा सा टार्डी रिलेशंस को थोड़ा डिफरेंटली परसीव्ड, थोड़ा नेगेटिवली परसीव्ड रिलेशंस को भी दिखाएगा। लेकिन ये हमेशा से ये सिचुएशन नहीं होने वाली। इसी प्रकार से भाव कनेक्टिविटी में जैसे आप ये समझ गए हैं कि भाव कनेक्टिविटी के अंदर जैसे आपका सन है, सन एज ए प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठे हैं नेटल चार्ट में, वही सन आपके नौमाशा के अंदर भी 12th हाउस में बैठे हैं। तो ये बताते हैं कि सन से स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस को बताता है। इसका मतलब है कि आपको एक इन स्थितियों से आपको लेके जाएगा कि विदेशों में आपको एक बड़े एक एलिट स्टाइल ऑफ लिविंग की तरफ को आपको ले जाएगा। और इसी की एक नेगेटिव परसेप्शन भी है नौमाशा के द्वारा कि आपकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो इसकी भाव की कनेक्टिविटी हो गई। इसके बाद जो नौमाशा देखने का तरीका है वो सुपर इम्पोजिशन टेक्निक है। अब देखिए, सुपर इम्पोजिशन टेक्निक क्या होती है कि जो आपके नौमाशा में जो राशिगत जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको हम यहां पोस्ट करते हैं। अब आप देखिए, नौमाशा में आपके 2 नंबर पे यानी कि वृष राशि पे, टॉरस पे आपके सूर्य बैठे हैं। जब उनको सुपर इम्पोज हम करते हैं तो वो यहां लगन पे सूर्य पोजाइटेड होंगे। जब वो लगन पे बैठ जाएंगे तो सुपर इम्पोजिशन टेक्निक से आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि सन किस तरह के स्ट्रक्चर को बनाता है, सन एक टावरिंग स्ट्रक्चर को बताता है। यानी कहने का मतलब है आपका जो स्ट्रक्चर है उसे आप लगभग 5 फुट 10 इंच के हैं, दूसरा स्टॉकी बिल्ड है, थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन सन एक ग्लोइंग ऑरा को बताता है। सन एक व्यक्ति के पर्सनल मैग्नेटिज्म को बताता है। सन ये बताता है एक व्यक्ति का जो पर्सनल द वे द पर्सन इज गोइंग टू कैरी हिमसेल्फ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिग्निफाइड। तो वो आपके ऊपर लागू होता है। मैं दर्शकों को आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आपको काफी उसने हैंडसम बनाया है, काफी मैग्नेटिक पर्सनालिटी में बनाया है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि आपके सुपर इम्पोजिशन में आपके सूर्य लगन पे आ जाते हैं और वो आपको काफी राइटियस बिहेवियर भी देंगे। यानी सन से एब्स्टिनेंस आता है, तो ये आपको हर चीज आप नहीं खाएंगे। जो चीजें न्यूट्रिशियस होंगी, जो चीजें आपकी हेल्थ को अच्छा परिणाम देंगी, वो चीजें आप खाएंगे। उसी प्रकार से आपको उपवास रखने की, आपको राइटियस बिहेवियर की, मॉरली अपराइट बिहेवियर का, इन सब का, झूठ ना बोलने का, सच बोलने का, इन सब का आपको योग बनेगा।
तो आपके व्यक्तित्व को एक काफी अच्छा ऑरा, स्पिरिचुअल ऑरे की तरफ लेके जाएगा। तो इस प्रकार से अनुराग जी जो नवमाचा है, नवमाचा काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो जब हम दशाओं का भी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो पहले तो हम प्रोमिसेस उनकी देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज फ्रुक्टिफाई या फ्रूटफुल नहीं हो सकती अगर उसकी प्रोमिसेस क्रिएट ना होती हो D1 में या नेटल चार्ट में। जैसे कहने का मतलब है, जब तक कि अमरूद का वृक्ष नहीं होगा तो आप अमरूद के फल को नहीं देख सकते। तो पहले हमें जो है प्रोमिसेस को दशाओं के द्वारा देखना होता है, क्योंकि दशाओं के अंदर एक प्रॉमिस आती है। अगर उस दशाओं में हमें देखना होता है D1 में विवाह का योग बनता है कि नहीं बनता। फिर हम D9 में उसी दशा को लेके जाते हैं और हम देखते हैं ये योग डिमोलिश तो नहीं हो रहा है, ये योग वहां स्टैंड आउट करता है, ये योग पूरी तरह से एक प्रोमिसेस क्रिएट करता है कि वो विवाह को पूरी तरह से करा देगा। इसी प्रकार से हम D1 में देखते हैं कि विवाह का जो योग बनता है वो मैरिटल ब्लिस की संभावनाओं को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अगर D9 में जाके वो डाइवोर्स की संभावनाएं दिखाता है तो फिर ये सोच वाली विषय का हो जाता है कि इसका मतलब ये विवाह टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैरिटल ब्लिस को दिखा रहा आपकी कुंडली में, तो एक अच्छे मैरिटल ब्लिस की तरफ को दिखाता है। मंत्रा मेडिटेशन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।